इस चैप्टर में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि जो अलग अलग राज्य रजवाड़े थे, जो राजा थे, दिल्ली सल्तनत के राजा थे और भी जो हिंदू डायनेस्टी थी पहले की, उनके जो राजा थे, उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई, उन बिल्डिंगों को देखेंगे और उन बिल्डिंगों के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनके एवोल्यूशन को देखेंगे, वो कैसे वहां पे आए। इन सब चीजों को हम लोग एक कंसोलिडेटेड तरीके से इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब का। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो पे लाइक का बटन दबा दें और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए आगे चलेंगे दोस्तों, यहां पे बता रहा है कि फिगर 1 शोज द बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। तो ये जो फिगर 1 है भाई कुतुब मीनार की बालकनी दिखा रहा है। जरा एक बार फिगर देखते हैं। ये देखिए फिगर 1 है फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ आपको इस कुतुब मीनार की बालकनी दिख रही है दोस्तों। तो कुतुब मीनार के बारे में अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कुतुब मीनार को जब बनवाया गया था, ठीक है, तो इसकी बनवाने की शुरुआत आप किस तरीके से होगा। पहला फ्लोर जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, पहला फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी इसको किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने अराउंड 1229। फिर धीरे धीरे ये उस समय पे इतनी ऊंची बिल्डिंगें थी कि भैया लाइटनिंग अर्थक्वेक्स की वजह से कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता था, तो इसके रिपेयरिंग का काम बहुत सारे रूलर्स ने कराया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी और इब्राहिम लोडी ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी। पर बनवाने में दो रूलर्स इन्वॉल्व थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश। 5 मंजिले का है ये कुतुब मीनार दोस्तों। और यहां पे देखिए द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, 2 बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस आपको नजर आएंगे दोस्तों। ये देखिए एक बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस तो ये जा रहा है कुछ लिखा हुआ, और दूसरा बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये कुछ एक्चुअली कोशिश करी गई है आपको ये दिखाने की कि जब ये बिल्डिंगें बनाई गई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त यहां पे बाउंड्रीज है, यहां पे देखिए एजेस हैं, गोल है, फिर यहां पे सीधा आया, फिर गोल हुआ, और इन गोल और सीधी चीजों पे ये जो चीजें इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, आप समझ सकते हैं उस समय पे इंस्क्रिप्शंस को लिखना कितना मुश्किल हुआ होगा। और देखिए जब जिस समय पे ये बन रहा था, उस समय पे जो घर हुआ करते थे ना, ज्यादातर मिट्टी वगैरह के हुआ करते थे, मिट्टी होती थी, थैच्ड रूफ होती थी उनकी। उस समय पे अगर ईंटों से और स्टोन से कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उस समय पे उस इलाके में लोग रहा करते होंगे वो दूर दूर से आके देखते होंगे, सोचते होंगे कि कुछ बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो आज की डेट में जो दिल्ली में लोग रहते हैं, महरौली में जो आसपास के इलाके में रहते हैं कुतुब मीनार को, वो लोग बोलते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बट बात यह है दोस्तों कि जब ये कुतुब मीनार बना था उस समय पे ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नॉर्मल कर नहीं होता था। अब राजाओं के पैलेस की बात नहीं कर रहा हूं, बट नॉर्मल कर लोग इस तरीके की बिल्डिंगों में नहीं रहा करते थे। तो जब लोग देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि भाई क्या बड़ी चीज बन रही है। और आप देख सकते हो कि जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स आपको समझ में आ रही हैं, आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स का काम था, ये नॉर्मल कारीगर ये काम नहीं कर सकते। फिर भाई 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में राजाओं ने भी, और जो राजा के ऑफिसर्स थे जो कि बहुत ताकतवर हो जाते थे, उन्होंने बहुत तरीके की कंस्ट्रक्शंस कराए हैं। नॉर्मल कर ये कंस्ट्रक्शंस 2 हेडिंग के अंदर हुए हैं। एक हेडिंग के अंदर आते हैं फोर्ट्स, किला, पैलेसेस, जो राजा महाराजाओं के पैलेस हुआ करते थे, गार्डन रेजिडेंसेस, टॉम्स, टॉम्स मतलब जिसमें जब एक राजा मर जाता था वहां पे उसे दफनाया जाता था। दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, अब आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये शाही पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होंगे। जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो पब्लिक एक्टिविटी, आम लोगों के लिए थे, जैसे कि भाई मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, टैंक बनवा दिए, वेल्स बनवा दिए, कैरावन सरायस। कैरावन सरायस मतलब कि कैरावन लेके अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो रास्ते में अगर उसको कहीं स्टे मारना हो तो जगह जगह पे कैरावन सरायस बनाए जाएंगे ताकि लोग रुक के थोड़ा आराम कर लें। बाजार बनाए गए थे जहां पे लोग जाके अपना चीजें खरीद सके, रोजमर्रा की कपड़े और जो भी चीजें घर में इस्तेमाल होती थी। तो ये जो सेकंड तरीके की जो चीजें बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी आम लोगों के लिए। अच्छा, किंग से ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जो किंग है, जो राजा है, जो सुल्तान है, वो हमारा ध्यान रखेगा। अब ध्यान रखने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पे कुआं बनवा दोगे, मस्जिद बनवा दोगे, मंदिर बनवा दोगे तो आप अपनी जनता का ध्यान रख रहे हो दोस्तों। इसीलिए जो किंग्स थे वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनवाया करते थे, और जब वो स्ट्रक्चर्स को बनवाते थे तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि लोग उनकी सराहना करें, और ज्यादातर केसेस में लोग उनकी सराहना करते भी थे। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, जो स्ट्रक्चर्स बनाने की चीजें थी, ये केवल राजाओं और उनके ऑफिसर्स ने नहीं करवाई। जब मर्चेंट्स के ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग हो गए दोस्तों तो उन्होंने भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करवाई। हालांकि
इन मर्चेंट्स के जो खुद के घर थे ना, जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का था, वो केवल 18वीं सेंचुरी में जो बना था वो अब तक प्रेजेंट है, बाकी सब खत्म हो चुका है दोस्तों। अच्छा, इन सब जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते थे ना, इनको कराने में भाई अच्छा खासा मैन पावर और अच्छा खासा पैसा लगता था। इसलिए भाई रूलर्स कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, उनके ऑफिसर्स जिनकी अच्छी खासी पकड़ है भाई, औकात वाले लोग हैं वो करवा पाएंगे, या मर्चेंट्स जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो करवा पाएंगे। क्योंकि मर्चेंट्स की सांठगांठ भाई रूलर्स के साथ हुआ करती थी और मर्चेंट्स के पास पैसे हुआ करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेबर फोर्स की बात करो जो कि आगरा फोर्ट को बनाने में लगा था, तो अकबर ने आगरा फोर्ट को बनवाया, भैया 2000 स्टोन कटर्स की जरूरत पड़ी थी, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स की जरूरत पड़ी थी, 8000 लेबर काम कर रहा था। अब सोचिए 8000 के लेबर की फोर्स को जुटाना बड़ी बात है उस समय पे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। उस समय पे जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स चीजें बनी हैं, वो दिखाती हैं कि उस टाइम की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी। अब जैसे उस समय पे कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी जो कि होती है छत। देखिए छत बनाने में हमेशा एक प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब आप छत को बनाते हो तो छत को सपोर्ट देने के लिए नीचे चीजें चाहिए। अब अगर छत में आप अलग अलग स्टाइल्स को लेके आ रहे हैं, हेरिटेज आर्किटेक्चर को लेके आ रहे हैं, तो भाई वो उस हिसाब का होना चाहिए कि उस छत के वजन को जो नीचे का सपोर्ट है वो झेल सके। ओके, तो रूफ बनाने के लिए शुरुआत में लोग क्या करते थे, प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑन स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। तो भाई मान लीजिए 4 वॉलें ऐसे बनी और उन 4 वॉलों के ऊपर आपने कोई वुडन बीम रख दी या कोई सुपर स्ट्रक्चर पत्थर का रख दिया। सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की जरूरत होती थी। अब हुआ क्या दोस्तों, जब छोटे कमरे थे तो छोटों कमरों की छत बनानी आसान थी, उतने बड़े पत्थर मिल जाया करते थे। लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलने लगी, एक ऐसा आपको समझ लीजिए स्ट्रक्चर मिलने लगा जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, एक बड़ा सा घर है, तो उनकी छत कवर करने के लिए उतने बड़े पत्थर अवेलेबल थे नहीं। ओके दोस्तों, इसलिए कुछ अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल इन्वेंशंस यहां पे किए जाएंगे। आपको यहां पे फिगर 2 ए और 2 बी में कुछ चीजें दिख रही हैं, देखिए। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called Trebiate and Corbelled. Trebiate and Corbelled style क्या है? फिगर 2A में स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीन बोलते थे। ये यहां पे आपको नजर आ रही है। अब स्क्रीन को बनाया कैसे जाता था, देखिए दिख रहा है भाई, ये भी एक स्क्रीन यहाँ पे एक कह सकते हो कि ये अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल पत्थरों को अरेंज किया गया। यहां पे भी देखिए हॉरिजॉन्टल पत्थरों को अरेंज किया जा रहा है यहां पे सीधे सीधे। लेकिन बात ये थी कि अगर ये जो ऊपर का जो छज्जा है ये एक लिमिट से ज्यादा बड़ा हो गया, भारी हो गया, तो इस सेटिंग में वो सेट नहीं बैठ पाएगा दोस्तों। तो वही बोला ना कि जब बड़े बड़े रूफ्स, डोर्स और विंडोज वाली चीजें आएंगी, जो बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, ठीक है, वहां पे इस तरीके का जो छज्जा बनाने वाला जो टेक्निक है वो काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल के लिए जो स्क्रीन्स बनी थी, तो आप समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन क्या होती है आपको समझ में आ गया। तो मॉस्क में या फिर किसी बिल्डिंग की एंट्री पॉइंट पे जब स्क्रीन कंस्ट्रक्ट होती थी शुरुआत में, तो ज्यादातर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, कॉर्बेल्ड टेक्निक, जिसको आप ट्रेबिएट भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, यहां पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। रानी जी की बावरी, इसको क्वींस स्टेपवेल कहते थे, ये कहां पे थी, ये बूंदी थी राजस्थान में। देखिए जो छोटे छोटे फैक्टर्स एनसीईआरटी में साइड में दे रखे हैं ना दोस्तों, इनको कभी इग्नोर मत करिएगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको लिख लीजिए। जैसे क्वींस स्टेपवेल, जिसको रानी जी की बावरी कहते हैं, ये बूंदी राजस्थान में मिलता है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में बहुत सारे सवालों को एनसीईआरटी से उठाता है। इनफैक्ट उनके मेंस के पेपर में जो जीएस के सवाल डायरेक्ट स्टैटिक से पूछे जाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी का यूज हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी मानी जाती है, लोगों को लगता नहीं है कि वो जरूरी है। तो देखिए क्वीन स्टेपवेल था, 50 स्टेप्स का वेल था। एक बावरी में क्या होता है, बीच में कुआं होता है और चारों तरफ से स्टेप्स उतर के इस कुएं तक पहुंचते हैं। पानी की जरूरतों को पूरा करने में बावरी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मीडियल टाइम से इस बावरी को इस्तेमाल किया जाता था और आर्किटेक्चरल ब्यूटी में भी ये बहुत अच्छी होती है। तो ये जो क्वीन स्टेपवेल था, इसको 1699 एडी यानी कि कॉमन एरा में रानी नथावत ने बनवाया था, जो कि राजा अनिरुद्ध सिंह की क्वीन थी। राजा अनिरुद्ध सिंह कहां के राजा थे, बूंदी के राजा थे। ओके दोस्तों,
तो समझ। अब ये जो ट्रेबियट स्टाइल थी, ये जो कॉर्बेल्ट स्टाइल थी, इसका प्रयोग मंदिरों में भी किया गया, मॉस्क में भी किया गया, टॉम्ब्स में भी किया गया, बाउलीज में भी किया गया। ये जो आपका वेल वाली, वेल के आसपास की जो कंस्ट्रक्शन होती है, तो एक वर्टिकल कॉलम में अगर इस तरीके का कोई गैप है तो ऊपर सपोर्ट करने के लिए जो ईंटें हैं उनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेटल किया गया। जैसे यहां देख सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं, इन जगहों पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे कि स्टाइल थोड़ी बदलेगी। फिलहाल एक और टेंपल कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ये टेंपल कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है अर्ली 11th सेंचुरी का। ये कंदरिया महादेव टेंपल आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है दोस्तों, फिगर 3A में। इसका शिवा टेंपल है, ये शिव भगवान को समर्पित है। ये 999 AD में चंदेला डायनेस्टी के किंग धंगदेव ने इसको बनवाया था। और इसका जो प्लान है वो आपको इधर फिगर 3B में दिख पा रहा है। तो इस प्लान में आप देख पा रहे हैं कि इधर से एंट्रेंस है, तो वो एंट्रेंस इस मंदिर में यहां से नजर आ रही है दोस्तों। ओके, तो ऑर्नामेंटेड गेटवे है। ये गेटवे ऑर्नामेंटेड, आप अंदर जाएंगे तो बहुत ऑर्नामेंटेड, बाहर से भी अंदर से दोनों तरफ से ऑर्नामेंटेड दिखेगा। फिर इसके अंदर दो चीजें हैं दोस्तों। ऑर्नामेंटेड गेटवे से पहले आप एंट्रेंस पे जाओगे, फिर आएगा मेन हॉल, महामंडप, वहां पे डांस परफॉर्म होते हैं। तो ये रहा आपका महामंडप, जो कि इधर कहीं होगा टेंपल में। और उसके और अंदर चले जाएंगे तो वहां पे होगा गर्भगृह। आपको मैंने पहले बताया था, गर्भगृह वो जगह होती है जहां पे मेन डीटी, जहां मेन भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। वहां पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग जाएंगे, जैसे केवल राजा या वहां के प्रीस्ट या रॉयल फैमिली, उस तरीके के ये लोग जाएंगे। तो ये रहा आपका गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ऊंचा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है गर्भगृह के ऊपर का स्ट्रक्चर सबसे ऊंचा। ये उस समय की टेंपल की खासियत थी। ओके दोस्तों, और भी बहुत से टेम्पल्स है, जैसे कि खजुराहो जो टेम्पल्स है ना, उन टेम्पल्स में उस समय पे जो आम लोग थे उनको एंट्री अलाउड नहीं थी। और चूंकि जो उस समय पे टेम्पल्स बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, भाई वो बहुत जबरदस्त उनके अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ था। आप समझ सकते हैं, बहुत ऑर्नामेंटल वे में इनको बनाया गया था। आप समझिए किस समय पे 999 AD में, 800, 900, 1000, 1100 AD के टाइम पे बन रहे थे। उस समय तो टेक्नोलॉजी कुछ थी ही नहीं, उसके बावजूद इतने जबरदस्त टेम्पल्स को बनाया गया। तो फिगर 4 में भी एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये राजराजेश्वर टेम्पल है भाई, थांजावुर में है। ओके, उस समय पे जो टेम्पल्स बने थे, सबसे ऊंचा शिखर इस टेम्पल का था। और इस शिखर को बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस शिखर के बिल्कुल ऊपर एक 90 टन का पत्थर रखा हुआ है। अब इतने ऊंचे टेम्पल पे आपने इस 90 टन के पत्थर को चढ़ाया कैसे दोस्तों? एक बात आपको और बताता हूं, इनफैक्ट कैन यू मेक आउट दैट द शिखर ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ कंदरिया महादेव? अब एग्जैक्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूं, आपको दिख रहा है कि ये कितना ऊंचा है। ये जितना ऊंचा है उससे दुगना ऊंचा आपको यहां पे दिख रहा है। ये जो इसका शिखर दिख रहा है वो उससे दुगना ऊंचा है। और इस शिखर के ऊपर 90 टन के स्टोन को आप कैसे पहुंचाओगे? तो भाई लोग तो खुद ही यार इन दीवालों से रगड़ रगड़ के चढ़ते होंगे, जैसे तैसे रस्सी बांध के। तो ऑब्वियस बात है, 90 टन के पत्थर को आप कैसे समझाओगे? तो आर्किटेक्ट ने एक तरीका निकाला इस 90 टन के पत्थर को ऊपर पहुंचाने का। उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाना शुरू किया। और इंक्लाइंड पाथ, गौर कीजिएगा दोस्तों, इस टेंपल से 4 किलोमीटर दूर से वो इंक्लाइंड पाथ शुरू हो रहा था। यानी लीजिए यहां से मान लीजिए ऐसे वो इंक्लाइंड पाथ शुरू हो रहा है, और यहां से इसके नीचे बहुत सारे पाए ऐसे लगाए जाएंगे जो इस इंक्लाइंड पाथ को पकड़ के रखेंगे। धीरे 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 पत्थर को उड़का के उसके ऊपर पहुंचाया गया। 4 किलोमीटर दूर से ये इंक्लाइंड पाथ शुरू हुआ था, और जब ये पत्थर ऊपर पहुंच गया तो फिर इस इंक्लाइंड पाथ को हटा दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, बाद में अब हम लोगों को ये दिखता नहीं है कि यहां पे इंक्लाइंड पाथ है, लेकिन इस समय पे जो लोग रहा करते थे उनकी मेमोरीज में ये जो कंस्ट्रक्शन था टेंपल का, ये बहुत लंबे समय के लिए रहा। आज भी जहां पे ये राजराजेश्वर टेंपल है उसके पास में एक गांव है चारूपल्लम के पास, उस गांव को आज भी बोलते हैं विलेज ऑफ द इंक्लाइन। कहा जाता है कि उसी गांव से शुरू हुआ था ये इंक्लाइंड पाथ, जिसपे इस पत्थर को चढ़ा के इस टेंपल की ऊंचाई तक पहुंचाया गया। तो सोचिए कितना जबरदस्त भाई टेंपल बनने में वहां पे बवाल हुआ होगा। अब देखिए, आज के डेट में तो भैया ऐसे टेंपल बनने लग जाएं तो खैर, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन भाई जाने कितनी आबादी साफ करनी पड़ जाए ऐसा रास्ता बनाने के लिए। उस समय तो जगहें खाली हुआ करती थी, आबादी उतनी थी नहीं, जमीन ज्यादा थी, तो ये सब चीजें हो जाती नहीं। प्लस राजा इतने स्ट्रांग थे, वो जो चाहते थे वो तुरंत हो जाता था। एक कह सकते हैं कि मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी। आजकल तो डेमोक्रेसी है, कुछ भी करने से पहले आपको 10 जगहों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसके आगे बात करते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स को देखते हैं बाद के।
बहुत सारे हम लोग को टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट दिखेंगे 12वीं शताब्दी से। एक तो हम लोगों ने ट्रेबियट टाइप देखी, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है आर्कुएट स्टाइल। आर्कुएट स्टाइल में क्या दिख रहा है दोस्तों कि आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा और इस तरीके के स्ट्रक्चर में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि डिविजन्स होंगे इस टाइप के, और उसके ऊपर पत्थर आपके हॉरिजॉन्टल लगाए जाएंगे, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है। एक ट्रू आर्क है ये, जिसमें ये आपको नजर आ रहा है, उसमें मेन पत्थर है ये की स्टोन, जो बीच का की स्टोन का पत्थर है वो ऊपर के पूरे वजन को यूनिफॉर्मली इस पूरे आर्क में फैला रहा है। तो यहां पे कहा जा रहा है द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड द विंडोज वाज समटाइम्स कैरीड बाय द आर्चेस। यानी जितना भी भाई पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस आर्च के ऊपर का जो ये है आर्च, तो ये यहां पे आर्च है, इस आर्च के ऊपर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है उसका जो वेट है वो यूनिफॉर्मली इस आर्च में डिवाइड हो रहा है। तो इसको बोलते हो आप आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। ओके दोस्तों, आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आपको कहां मिलेगा? तो फिगर 5b में आपको दिख रहा है अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा कहां पे है भाई? कुवत अल इस्लाम मॉस्क जो बना था दिल्ली में, वहां पे अलाई दरवाजा है, वहां पे इस आर्कुएट स्टाइल को इस्तेमाल किया गया। कंस्ट्रक्शन में उस समय पे लाइमस्टोन सीमेंट का बड़ा इस्तेमाल होता है। देखिए लाइमस्टोन सीमेंट बहुत हाई क्वालिटी सीमेंट होती है, इस सीमेंट को स्टोन चिप्स के साथ मिला के कंक्रीट में बदला जाता था और इस कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो कंक्रीट से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं और आप देख सकते हैं आज की डेट में भी वो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं। कैसे उस समय पे कंस्ट्रक्शन होता था, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाता है। ये पिक्चर अकबर नामा से मिली है, एक पेंटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं 1590-1595 का टाइम है। आगरा फोर्ट में वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये देखिए पिलर्स खड़े हैं, बीच में दरवाजा है घुसने का और यहां पे एक छोटा सा स्लांटिंग वो लगाया गया है, स्लांटिंग से चढ़ के लोग आ रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर बैठ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके की उस समय पे कंस्ट्रक्शन होता था, हल्का फुल्का दिखाया गया है कि कैसे कंस्ट्रक्शन उस समय पे हुआ करता था। अब बात करते हैं टेम्पल्स, मॉस्क और टैंक्स को बनाने की। देखिए टेम्पल्स और मॉस्क को बहुत ब्यूटीफुली बनाया जाता है दोस्तों। उसके दो तीन रीजंस थे। एक तो वहां पे लोग जाके पूजा करते थे, दूसरी चीज टेम्पल और मॉस्क एक रूलर की इन्फ्लुएंस को दिखाते थे, एक रूलर की अमीरी को दिखाते थे, एक रूलर की आप कह सकते हो कि दिखाते थे कि वो कितना जबरदस्त रूलर है, कितना ताकतवर है, कितना उस जगहों पे उसका राज फैला हुआ है, उसके पावर, उसके वेल्थ, उसके डिवोशन को दिखाता था ये टेम्पल। इसलिए टेम्पल वगैरह बनवाने में जो पुराने हिंदू राजा थे उन्होंने टेम्पल बनवाए, सल्तनत के टाइम पे बहुत सारे मॉस्क बने, इन सबको बनवाने में राजा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था क्योंकि इससे उसकी पावर नजर आती थी। अब जब राज राजेश्वर टेम्पल बना उसका एक एग्जांपल देखते हैं। राज राजेश्वर में टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक लिखा हुआ आप कह सकते हैं कि नोट है। उस नोट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस टेम्पल को किंग राज राज देव ने अपने भगवान राज राजेश्वरम की पूजा करने के लिए बनाया है। अब देखिए भगवान का नाम देखिए क्या है, राजा राजेश्वरम, और राजा का नाम क्या है, राज राजदेव। तो आपको नामों में सिमिलैरिटीज नजर आएगी, यानी किंग यहां पे भगवान जैसा नाम रख के अपने सब्जेक्ट्स को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी आपके लिए भगवान की तरह ही हूं, एक भगवान की तरह मुझे देखिए, मैं भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं आपके सामने। ओके दोस्तों, यहां पे बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे इस मंदिर में। ये जो आपको मैंने बताया, अभी कौन से मंदिर की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राजा राजेश्वरा टेम्पल की। तो इस टेम्पल में जब रिचुअल्स के साथ पूजा होती थी तो ये कहा जाता था एक भगवान राज राजदेव जो कि राजा है वो दूसरे भगवान राज राजेश्वरम को सम्मान दे रहा है। तो भैया किंग अपने आप को बहुत बड़ा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता था, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गॉड यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता था। बड़े बड़े टेम्पल्स जो थे वो राजाओं ने बनाए थे क्योंकि वो राजा के पास ही इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो इतने मैसिव स्केल पे टेम्पल बना सकते थे। फिर उन राजाओं के नीचे बहुत सारे उनके वेसल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, लोकल रूलर्स थे, तो उनके भी कुछ गॉड्स और गॉडेसेस थे। तो उनके गॉड्स और गॉडेसेस को लेसर डीटीज बोला गया, यानी कि राजा के जो गॉड्स थे उनसे थोड़ा कम माना गया उनको, और उनके गॉड गॉडेसेस को भी टेम्पलों में जगह दी गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी राज राजेश्वर टेम्पल में छोटे छोटे और भी बहुत सारे भगवान नजर आएंगे आपको, और वो भगवान कहा जाता है उन रूलर्स के भगवान थे जो कि मेन किंग के अधीन थे। तो देखिए, अदर लेसर डीटीज इन द टेम्पल्स और गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर।
तो आप कह सकते हो कि जो बड़ा टेंपल बनवाया किंग ने, वो एक मिनिएचर मॉडल है उस दुनिया का। जैसे कि वो किंग का राज है, उस किंग का अपना एक गॉड है, उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स अलाइज है, उनका अपनी छोटी छोटी जगहों पर राज, उनके अपने गॉड है। तो भैया इस किंग ने बड़ा सा टेंपल बनवा दिया, उसमें अपने गॉड को भी बनवाया, बाकी राजा रजवाड़ों के भी छोटे छोटे भगवानों को बनाया। और इस टेंपल के माध्यम से किंग क्या दिखाना चाह रहा है? दिस टेंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई किंगडम। एक छोटा सा मॉडल है जो मेरे किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे एक मेन भगवान है और बहुत सारे छोटे छोटे भगवान हैं। और जब ये लोग इस टेंपल में पूजा करते थे तो सब लोग इकट्ठा पूजा करते थे। जो मेन किंग था वो अपने मेन गॉड की पूजा करता था, बाकी सब गॉड अपने दूसरे गॉड्स की पूजा करते थे। तो यहां पे जो राजा थे वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव दिखा रहे थे, एक तरीके से गॉड ही वो अपने आप को परस्यू कर रहे थे। मुस्लिम सुल्तान और पादशाहों ने क्या किया? बादशाह को मुस्लिम सुल्तान में पादशाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम सुल्तान और पादशाह ने क्या किया? उन्होंने भाई अपने आप को गॉड का पुनर्जन्म या अपने आप को गॉड की तरह ना दिखा के अपने आप को गॉड की शैडो की तरह दिखाया, ठीक है। एक इंस्क्रिप्शन है कुवत अल इस्लाम मॉस्क में अलाउद्दीन खिलजी के लिए, वो बोलता है कि गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। He created the world out of chaos and introduced order and symmetry। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? यहां पे यह बताया जा रहा है कि भगवान ने, अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को किंग क्यों चुना? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि बड़े बड़े लॉ गिवर्स में हुआ करती थी, और इस वजह से भगवान ने अलाउद्दीन खिलजी को चुना है ताकि वो जाके प्रॉपर तरीके से रूल कर सके। आप यहां पे देख रहे हो कि एक मुस्लिम सुल्तान क्लियर कट अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बता रहा है, और राजेश्वर वाले टेंपल में क्या हो रहा था कि एक गॉड कहा जा रहा था कि दूसरे गॉड को ऑनर कर रहा है। तो यानी एक ही जो पर्सन है वो अपने आप को ऑलमोस्ट गॉड के इक्विवेलेंट मांग रहा है, लेकिन दिल्ली सुल्तान ने अपने आप को गॉड के इक्विवेलेंट नहीं माना, अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना, आप ऐसे कह सकते हैं। और ये जो भावना है ना दोस्तों, ये जगह टू जगह, रीजन टू रीजन वेरी करती है। अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग स्पेसिफिक चीजें हैं। मैं आपको एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में चीजें बता रहा हूं। यहां पे एक रॉयल आर्किटेक्ट, तो ये बोला गया था मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकलर, शाहजहां के समय की जो चीजें लिखी थी उसके क्रॉनिकलर ने, उसने बोला कि शाहजहां वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। क्रॉनिकलर तो वैसे भी भाई जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका बड़ी तारीफ करते थे। अब ये देखिए, जामी मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने, कहां पे बनवाया था? शाहजहानाबाद में, 1650 से 1656 के टाइम पीरियड में। इसके लेआउट को देखिए दोस्तों, क्या लेआउट दिखा रहा है यहां पे किबला बना हुआ है बीच में, इस तरफ चीजें दिखा रखी हैं। इस तरफ क्यों है? क्योंकि मुस्लिम्स की खास बात होती है कि वो मक्का की तरफ देख के अपनी नमाज पढ़ते हैं। तो इंडिया में ये जो डायरेक्शन है मक्का की तरफ देख के नमाज पढ़ने वाला, वो है वेस्ट में, तो इसको इसलिए बोला गया है किबला। यानी इस तरफ पे फेस करके मुस्लिम कॉन्ग्रेगेशन जो है वो यहां पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। इस तरीके से इसका पूरा लेआउट बनाया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे कितने सही तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ओके, बीच में अभी ये जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है उस समय पे? देखिए, वाटर की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, मिडिवल इंडिया हो। जो बहुत सारे पर्शियन टर्म्स हैं वो वाटर से डिराइव हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्शियन टर्म है आबाद। आबाद मतलब पॉपुलेटेड, आबाद मतलब भैया सब कुछ बहुत अच्छा है, आबाद रहो, ठीक है ना, फूलो फलो। तो आबाद में एक वर्ड है अब, उसी तरीके से आबादी पॉपुलेशन में भी वर्ड है अब। इज अब का मतलब होता है वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस जो पर्शियन आप कह सकते हैं सोसाइटी थी उसमें बहुत थी। वाटर की तो देखिए हर जगह इंपॉर्टेंस है दोस्तों, सबको पता है भैया पानी के बिना जिंदा ना रह पाएंगे। तो वाटर की इंपॉर्टेंस हर सोसाइटी में रही है। अब देखिए, जैसे जैसे नई डायनेस्टियां अलग अलग रीजन्स में पावर में आती गई, उनके किंग्स ने बोला कि भाई हम रूलर्स हैं और हमारा मॉरल राइट है रूल करने का। इसीलिए ये रूलर्स क्या करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली सुल्तान के ये जो मुस्लिम रूलर्स थे, वो मुस्लिम रूलर्स अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाते थे, और पहले के जो हिंदू रूलर्स थे वो तो अपने आप को गॉड ही बताते थे। ओके, कोई भी रूलर हो वो अपनी एक क्लोज रिलेशनशिप दिखाना चाहेगा भगवान के साथ। फिर ये रूलर्स क्या करते थे? तो भैया लर्न्ड मैन
और शुद्ध मैनों के वो पेट्रोनेज देते थे। तो रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पेट्रोनेज टू लर्न एंड पायस मैन। लर्न एंड पायस मैन को पेट्रोनेज देके ये उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, क्योंकि जो धर्म गुरु वगैरह थे वो भगवान से रिलेटेड थे और भगवान के साथ बना के चलने वाला जो एलिमेंट था वो हमारे राजाओं में था ही। फिर इन रूलर्स ने क्या किया कि जो अपनी कैपिटल सिटी थी, जो अपने बड़े बड़े शहर थे, इनको जबरदस्त कल्चरल सेंटर में कन्वर्ट किया। तो कल्चरल सेंटर में उन्होंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करवाई, टेंपल बनवाए, मॉस्क बनवाए, मार्केट्स बनवाए, ताकि वो कल्चरल सेंटर्स इन रूलर्स की ग्रेटनेस को दिखा सके। इन रूलर्स को भी पता था कि भाई बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस यहाँ पे आते हैं जो चीजों को लिखते हैं, ये जब अपने वापस देश में जाएंगे तो जो इन्होंने देखा वो वापस जाके बताएंगे। इसीलिए भी ये रूलर्स बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स को बनाया करते थे ताकि इनकी वाहवाही पूरी दुनिया में फैले। ठीक है। फिर ये बोला जाता था, इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवेंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वाज हाईली प्रेज्ड। यानी कि भाई उस समय पे ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना जो पानी को कंजर्व करके रख सकें और सही समय पे पानी लोगों के पास अवेलेबल रहे, इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैंने कहा है ना, हर सोसाइटी में, हर धर्म को में पानी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये बोला जाता था कि अगर कोई राजा अच्छे से रूल करेगा तो भगवान भी उस पर खुश रहेगा और उसके किंगडम में कभी भी बारिश बंद नहीं होगी, हमेशा पानी बरसेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको कल्चरल सेंटर्स मिलेंगे, रिलीजियस सेंटर्स मिलेंगे, वहां आपको पानी नजर आएगा। इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये हरमिंदर साहब की फोटो है, जो गोल्डन टेम्पल है, बहुत ही सैक्रेड हमारे अमृतसर में, उसकी फोटो है। वहां पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बहुत बड़ा होली सरोवर टैंक है। तो ऐसे जितने भी आपके कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स, उसके बीच में पानी का एक सोर्स को बहुत शुभ माना जाता था, क्योंकि ये पानी इंसान को जिंदगी देता है और इसलिए इस पानी की इंपॉर्टेंस हर धर्म, हर रिलीजन, हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी, हर कास्ट में देखने को मिलेगी। आप देखोगे सुल्तान इल्तुतमिश की बड़ी तारीफ हुई थी जब उसने एक बड़ा सा पानी का रिजर्वायर बनाया दिल्ली एक खुलना के बाद बाहर। ये दिल्ली एक खुलना के बाहर जो इसने रिजर्वायर बनाया, इसका नाम दिया गया हौज ई सुल्तानी। इसको किंग्स रिजर्वायर भी कहा गया है। ये मैप में आपको कहां देखने को मिलेगा दोस्तों? तो ये देखिए, आपको ये मैप हमने चैप्टर 3 में देखा था मोस्ट प्रॉब्ली। ये दिल्ली एक खुलना सिटी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये रही आपकी दिल्ली एक खुलना सिटी। आई एम रियली सॉरी, ये पेन को क्या हो गया। हाँ, दिल्ली खुलना सिटी आपको यहां दिख रही है और इसके पास ये आपको हौज ई सुल्तानी रिजर्वायर नजर आ रहा है। और ये रिजर्वायर बना के इस इलाके के लोगों को पानी की कमी खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश सुल्तान की बहुत तारीफ की दोस्तों। तो यहां पे एक सवाल अपने नोट में रख लीजिएगा कि भैया दिल्ली या खुलना के पास ये जो हौज ई सुल्तानी है, जो हौज ई सुल्तानी जिसको किंग्स रिजर्वायर बोलते हैं, कौन से रूलर ने बनवाया था? आंसर आपको पता है। ओके, तो इन रूलर्स ने बहुत सारे रिजर्वायर्स बनवाए, छोटे रिजर्वायर, बड़े रिजर्वायर, ताकि लोगों को इनसे फायदा हो सके। ज्यादातर केस में जो रिजर्वायर थे, जो टैंक्स थे, किसी मंदिर का हिस्सा होते थे या किसी मस्जिद का हिस्सा होते थे दोस्तों। ओके, एक छोटा सा टैंक आपको जामी मस्जिद में भी नजर आया था। कहां नजर आया था? जहां पे किबला वाला डायरेक्शन आपको दिखाया था ना दोस्तों, वो चीज आपको नजर आई थी। देखिए यहां पे इसमें देखिए, ये बीच में पानी का टैंकर आपको नजर आ रहा है, पानी भरा हुआ है यहां पे। तो आपसे समझ सकते हैं कि हर धर्म में, हर रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में पानी की इंपॉर्टेंस यहां पे आपको नजर आ रही है। अब व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? शुरुआत में हिंदू डायनेस्टीज का राज था, बाद में मुस्लिम डायनेस्टी आई यहां पे। जैसे जैसे मुस्लिम डायनेस्टी इंडिया में घुसेगी, ठीक है, वो सबसे पहले टेंपल को टारगेट करेगी। वो टेंपल को टारगेट क्यों करेंगे? देखिए दोस्तों, जब किंग्स ने अपने टेंपल बनवाए थे तो ये टेंपल उन किंग्स की बादशाहत को, उन किंग्स की ग्रेटनेस को दिखा रहे थे। वो दिखा रहे थे कि भाई ये गॉड को डिवोटेड है, इनके पास कितनी ताकत है, इनका कितना वेल्थ। अगर आप किसी राज में अटैक करोगे और अटैक करके उस राज को गिराना चाहोगे और अपनी बादशाहत फैलाना चाहोगे, तो सबसे पहले जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कल्चरल अट्रैक्शन है, उस पर अटैक करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस अट्रैक्शन क्या था? टेंपल्स थे दोस्तों। इसलिए जैसे ही एक राज दूसरे राज पर अटैक करता था, तो सबसे पहले उस राज जिस पे अटैक हुआ है उसके सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स पे अटैक किया जाता था, जिसमें टेंपल्स सबसे आगे आते थे। जैसे कि आप 9th सेंचुरी में देखेंगे, पंड्यन किंग श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका में अटैक किया और श्रीलंका में जो रूलर राज कर रहा था, सेनावन,
उसको हरा दिया। अब बुद्धिस्ट मॉन्क हैं धम्मकीर्ति ने लिखा कि जब इस पंड्यन किंग श्रीमरा ने यहां पे अटैक किया तो श्रीलंका में बहुत अच्छी अच्छी बुद्धा की स्टैच्यूज थी। तो भैया एक पूरी बुद्धा की गोल्ड की बनी हुई स्टैच्यू थी जेल पैलेस में, बहुत सारी और गोल्डन इमेजेस थी। ये सारी इमेजेस को उठा के वो पंड्यन किंग अपने साथ ले गया। ओके, इससे क्या हुई कि जो श्रीलंकन रूलर्स थे, जो सिन्हनीज रूलर्स थे, इनकी प्राइड को ठेस पहुंचा, इनके आप कह सकते हो ना कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। तो जब इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दोस्तों, तो उन्होंने बोला हम इसको एवेंज करेंगे। तो अगला जो श्रीलंका का रूलर आया जिसका नाम था सेनाटू, उसने बोला कि भाई मदुरई जो कि पंड्या की कैपिटल, इस पे कर दो अटैक। जब ये अटैक हुआ तो बहुत सारे बुद्धिस्ट क्रॉनिकल ने बताया कि उस अटैक के समय पे इस बुद्धिस्ट की गोल्डन मूर्ति को, बुद्धा की गोल्ड मूर्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, जिसको उठा के श्रीलंका से ले गए थे ये लोग। ओके दोस्तों, तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। आप देखेंगे जब मुस्लिम सुल्तान इंडिया में आएंगे तो यहाँ के टेम्पल्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने तोड़ दिए, खराब कर दिए। उसके बावजूद भी हमारे पास लकीली बहुत सारे टेम्पल्स आज की डेट में बचे हुए हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए यहां पे, अच्छा इस फिगर पे थोड़ा देर में आते, पहले इधर का हम लोग कवर कर लेते हैं। Similarly, in the 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated ruler. यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि अब ये जो रूलर्स अपने टेम्पल्स तो बनवाते ही थे, ये रूलर्स आसपास के इलाकों में मिलिट्री एक्सपेडिशंस भी करते थे। उस मिलिट्री एक्सपेडिशंस में अगर ये कुछ जीतते थे तो उस चीज को भी लाके वो अपने टेम्पल में स्थापित कर देते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं कितना ग्रेट हूं। हालांकि इनको ये उस समय उन्होंने नहीं सोचा होगा कि भाई आगे आने वाले समय में इनकी चीजें भी लूटी जाएंगी, जो कि लूटी गई। तो चोला रीजन राजेंद्र वन ने जब अपने टेम्पल्स को जाके भरा तो वहां पे क्या क्या मिला, तो सन पेडेस्टल मिला चालुक्यास को हरा के सन पेडेस्टल ले आए थे, गणेश प्लेटू ले आए थे, दुर्गा जी की बहुत सी मूर्तियां थी, नंदी स्टैचू ले आए थे ईस्टर्न चालुक्यास की, भैरवा की इमेज ले आए थे, भैरवी की इमेज ले आए थे कलिंगा ऑफ ओडिशा से, काली स्टैचू ले आए थे पालाज ऑफ बंगाल से। तो इनको हराया और इनकी इंपॉर्टेंट इमेजेस को लाके अपने टेम्पल में सजा दिया, ये सोच के कि इन पे तो कभी अटैक होगा ही नहीं, जो कि आगे होगा। कहते हैं ना ह्यूमन रेस बहुत बार्बर रही है, बहुत क्रूअल रही है, एक दूसरे को मारना काटना तो कुछ था ही नहीं इनके लिए। आज की जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग एक बहुत प्रॉपर सोशल ऑर्डर के साथ रह रहे हैं जहां पे हमारे रूलर्स हमें आंसरेबल हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, इनका जो मन आता था ये वो करते थे उस समय पे। सुल्तान महमूद था जो गजनी का, वो राजेंद्र वन का कंटेम्प्रेरी था। अब ये जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी था ना दोस्तों, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं, कोई बहुत बड़ा रूलर था नहीं। इसका क्या था कि भाई अटैक करो और जिन किंग्स को आप डिफीट कर रहे हो उनके टेम्पलों को तोड़ दो। तो टेम्पलों को अगर तोड़ दोगे तो मैं बन जाऊंगा हीरो ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम धर्म का भैया सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफिरों के टेम्पल्स को तोड़ दिया। इस तरीके की सोच थी इसकी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की। तो बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ दिए, उन टेम्पल में बहुत अच्छी अच्छी सोने की मूर्तियां थी, वेल्थ थी, उनको लूट के ले गया। ये जो सुल्तान महमूद था कोई इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं, बट ये सब टेम्पल डिस्ट्रॉय करके थोड़ा सा फेमस हो गया। सोमनाथ टेम्पल था दोस्तों, उस पर उसने बहुत तबाही मचाई। ओके, तो इस तरीके के जो मिडिल एजेस के रूलर थे वो ये सारी तबाही मचा के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ टेम्पल की अगर आप देखो दोस्तों, बात करोगे ना, सोमनाथ टेम्पल बहुत ही अच्छा टेम्पल है गुजरात में। अगर आप लोग कभी गए हो या फिर अगर आसपास हो तो जाके जरूर देखिएगा। ये देखिए इस फोटो में आपको सोमनाथ टेम्पल नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये मैं समुंदर के साइड से आपको सोमनाथ टेम्पल दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं सोमनाथ टेम्पल आपका बीच के किनारे, इसकी फ्रंट साइड देखना हो तो आप गूगल पे इमेज सर्च मार के देख सकते हैं। इस सोमनाथ टेम्पल में आज भी अगर आप जाओगे दोस्तों तो बहुत सारी चीजें आपको सोने की नजर आएंगी। कहा जाता है कि उस समय सोमनाथ टेम्पल की जो सारी दीवारें थी वो सब सोने से ढकी हुई थी, वो पूरा सोना उखाड़ के ये महमूद ऑफ गजनी लेके गया था। ओके, अब यहां पे देखिए मुगल के चाबहार स्टाइल को देखते हैं। यहाँ पे चाबहार बाग है हुमायूं टॉम का, 1562 से 1571, ये आज भी दिल्ली में है। आप देख सकते हैं कि बीच में हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पे हुमायूं को गाड़ा गया। तो चारों तरफ की कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ भी गार्डन, यहाँ भी गार्डन, फिर यहाँ भी गार्डन, 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 चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। और इन गार्डन्स के बीच से पानी बह रहा है, ठीक है ना। तो कितना जबरदस्त है। इसका एरियल व्यू मैं आपको दिखाता हूं, एरियल व्यू तो और इंटरेस्टिंग है।
ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त एरियल व्यू है। अब आप इस फोटो को इस वाली फोटो के साथ कंपेयर करें। ये जो आपको लेआउट नजर आ रहा है ना दोस्तों, इस लेआउट के साथ आप इस फोटो को कंपेयर करिए। देखिए दोस्तों, इस टाउन के चारों तरफ आपको गार्डन्स नजर आ रहे हैं और उन गार्डन्स के बीच से बहता हुआ पानी की जो लाइनिंग्स है वो भी आपको नजर आ रही है दोस्तों। तो ये है आपकी चाबहार स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि मुगल्स के समय पे जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था। ओके, यहां पे क्या है, टेरेस्ड शाहबहार गार्डन एट शालीमार गार्डन्स कश्मीरी। तो ये शालीमार गार्डन्स कश्मीर की कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी मुगलों ने करवाई थी। द चाबहार अडॉप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट द लाल महल बारी 1637। अच्छा, चाबहार की जब आप स्टाइल देखोगे ना दोस्तों, तो नॉर्मली दो तरीके की स्टाइल दिखती है। एक स्टाइल तो ऐसी दिखती है आपकी शाहबहार में, जिसमें होता यह है कि बीच में इंपॉर्टेंट चीज होगी, कोई बिल्डिंग होगी या टॉम होगा, उसके चारों तरफ गार्डन घिरे होंगे और उन गार्डनों के बीच से पानी बह रहा होगा। एक स्टाइल तो ये थी। दूसरी स्टाइल ये थी कि भैया ये गार्डन है, 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 और इन गार्डन्स के बगल में आप समझ लीजिए, इन गार्डन्स के बगल में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा और यहां से कोई नदी बह रही होगी, तो इसको कहा जाएगा रिवर फ्रंट गार्डन। तो नदी इधर बह रही होगी, यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा और इस कंस्ट्रक्शन के सामने चार तरीके के गार्डन होंगे। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको ताजमहल में देखने को मिलता है दोस्तों। अभी ताजमहल को देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। फिर हम बात करते हैं गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स की, अभी इसी की बात होनी है। तो भैया मुगल्स के अंदर जो आर्किटेक्चर था जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लेक्स होता गया। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब लोग भाई आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड थे। शाहजहां बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, आर्ट में। आपने देखा शाहजहां के टाइम पे रेड फोर्ट बना, शाहजहां के टाइम पे ताजमहल बना, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुए और शाहजहां के टाइम पे। तो शाहजहां वॉज वेरी मच पर्सनली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, उसको बड़ा पसंद था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने लिखा है कि उसको बड़ा इंटरेस्ट था भैया फॉर्मल गार्डन्स को प्लान करने में, लेआउट करने में। और वो गार्डन्स को किस तरीके से बनाता था, लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। तो देखिए यहां पे बाबर सुपरवाइज कर रहा है, ये एक इलाका है, इस इलाके के चारों तरफ ये पीछे की जो दीवार दिख रही है इस तरीके की दीवारें हैं, फिर बीच में पेड़ हैं, फिर चार अलग अलग गार्डन बनाए गए हैं और इन चार गार्डन के बीच में देखिए कैसे पानी बह रहा है। और इस तरीके की चीज आपकी बाबर बनवा रहा है। यही चीज आगे और आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और फिर हुमायूं के टाइम पे आपको चाबहार की कंस्ट्रक्शंस दिखेंगी, बाकी आगे मुगल रूलर्स के टाइम पे चाबहार की कंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। इस गार्डन को कहा जाता था चार बहाग। इसमें चार गार्डन हैं, चारों को सिमेट्रिकली बनाया गया, चारों गार्डन एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे जैसे हैं, और उनके बीच में से पानी बह रहा है, क्वार्टर्स में उनको डिवाइड कर रखा है। तो भैया अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में पूरे इंडिया भर में चाबहार बनाए गए दोस्तों। ओके, ये 1590 की पेंटिंग है जिसमें बाबर सुपरवाइज कर रहा है वर्कर्स को कि शाहबहार कैसे बनाना है काबुल नाम के शहर पे। काबुल मतलब अफगानिस्तान। अब देखिए अकबर के समय पे भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए। ओके, अकबर के आर्किटेक्ट्स को यह बोला गया कि भैया अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्स ऑफ द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। ओके मैन, तो तिमूर के जो टॉम्स बने थे, वो टॉम्स का आर्किटेक्चर क्या था, उस आर्किटेक्चर को अकबर ने भी कॉपी किया। तो उसमें क्या किया अकबर ने भैया, सेंट्रल में एक टावरिंग डोम सा बनवाया और एक टॉल गेट। आप देखिए यहां पे ये भैया टॉम ऑफ हुमायूं है, जिसको 1562 से 1571 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका मैं एरियल व्यू आपको दिखा चुका हूं। अब इस टॉम में देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ एक टावरिंग डोम सा बना हुआ है और आगे की तरफ एक टॉल गेटवे, जिसको आप पिश्ताक बोलते हो, तो ये गेटवे आपको नजर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, और ये इंपॉर्टेंट फीचर जो सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर था ना, जिस तरीके से इनका एशियन एंसेस्टर तिमूर के डॉम बने थे, मकबरे बने थे, उस तरीके से इस तरीके के यहाँ पे मकबरे बनाने शुरू किया अकबर ने। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि ये मुगल्स अपने आप को बार बार कहते थे कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ तिमूर, और अपने मदर के साइड के जो एंसेस्टर्स थे, जो कि आपके थे गेंगिस खान, उनको ये ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते थे, बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ मैसेकर। यहाँ पे एक थोर बालकनी दिख रही है फ्रेंड्स, जिसको आप दीवाने आम बोलते हो, 1648 में कंप्लीट हुआ था, यानी शाहजहां के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे इस दरवाजे से निकलते थे भाई बादशाह, और यहाँ पे आके गैलरी में बैठ जाया करते थे, और नीचे उनके सब्जेक्ट्स यहाँ खड़े हुआ करते थे।
और वो बादशाह से बात करते थे। आप देखिए बादशाह को ऊपर दिखा रखा है और उनके सब्जेक्ट्स नीचे आके खड़े होंगे। तो अकबर के समय पे ये जो स्टाइल कॉपी की गई सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर की, ये स्टाइल कॉपी कैसे की गई दोस्तों? इस स्टाइल को कॉपी करके सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया गया? हुमायूं के टॉम्ब को। इस हुमायूं के टॉम्ब को उनकी जो क्वीन थी ना, जो सबसे मेन क्वीन थी इनकी, बेगा बेगम, उन्होंने बनवाया था। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका कंस्ट्रक्शन 1562 से 1571 में हुआ है। उस समय हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया हुमायूं की मृत्यु लगभग 1556 में हो गई थी। उसके बाद अकबर गद्दी पे बैठा, तो जब अकबर का राज था उस समय पे हुमायूं का टॉम्ब बनवाया था। और उस टॉम्ब को बनवाने में जो इनके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे तिमूर, तो वहां पे जिस तरीके का आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता था, जैसे पिश्ताक सेंट्रल गेटवे और ये जो बड़ा सा टॉम्ब है, इसको हुमायूं के टॉम्ब में पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो ये जो टॉम्ब है बड़ा सा ऊपर गोल गुंबद टाइप का, उसको सेंटर में डाला गया। और ऑब्वियस बात है जो पूरा का पूरा मकबरा है सेंटर में और चारों तरफ वो गार्डन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको 8 पैराडाइजेस भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीज जो इसका एरियल व्यू है मैं आपको दिखाई चुका हूं, किस तरीके से गार्डन इसमें एसोसिएटेड है वो आपको दिखाई चुका हूं। तो रियल जो एरियल व्यू है वो भी दिखा चुका हूं और जो उसका प्लान था वो भी दिखा चुका हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बिल्डिंग को जब बनाया गया था तो उसमें रेड रंग का लैंड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया था, तो जो एजिंग की गई थी वो व्हाइट मार्बल के साथ की गई थी। क्या नजर आ रहा? देखिए रेड रंग और व्हाइट एजिंग आपको सब नजर आएगी इस कंस्ट्रक्शन में। अब देखिए शाहजहां के टाइम में थोड़े ज्यादा इनोवेशंस होने लगे। मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ मिला के एक हार्मोनियस सिंथेसिस में चीजों को बनाया जाना शुरू किया जाने लगा। और शाहजहां के रेन में भैया तगड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, खासकर 2 जगहों पे, एक हुई आगरा में, दूसरी हुई दिल्ली में। तो भैया सेरिमोनियल हॉल्स बनाए जाते थे, सेरिमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। तो बहुत सारे हॉल्स बनाए जाते थे जो कि पब्लिक ऑडियंस, पूरी पब्लिक आके बैठ सकती थी। बहुत सारे हॉल्स बनाए जाते थे जहां पे सिर्फ प्राइवेट ऑडियंस होते थे, राजे रजवाड़े और इंपॉर्टेंट लोग जिनको राजा ने बुलाया है। इनको बोला था दीवाने खास ओवाम। बहुत प्रॉपर तरीके से इनको बनाया जाता था। बड़े से कोर्ट यार्ड के बीच में होते थे और इनको कहा जाता था शिहिल सुतुन या 40 पिलर्ड हॉल्स। तो इनको शिहिल सुतुन या 40 पिलर्ड हॉल्स क्या थे वो आप अपने कॉपी में नोट बना सकते हैं। फिर शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि वो एक मस्जिद की तरह दिखे। और मस्जिद में किबला की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में रखा होता था शाहजहां का थ्रोन। यानी कि दोस्तों देखिए ये जो थ्रोन है ना, ये थ्रोन रखा होगा वेस्ट में और यहां पे लोग खड़े होंगे, तो लोग यहां पे इस थ्रोन की तरफ देखेंगे ना जब, तो लोग वेस्ट की तरफ देख रहे होंगे और वेस्ट की तरफ देख के वो अपनी नमाज पढ़ते थे मक्का की तरफ देख के। तो यहां पे शाहजहां क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसलिए मुझे देख के आप एक तरीके से अपने भगवान को देख रहे हो। कुछ इस तरीके का रिजेंबलेंस देने की कोशिश की मुगल एम्परर ने। ओके दोस्तों, जिस पेडेस्टल पे उस थ्रोन को रखा गया था उसको अक्सर कर कभी कभी किबला भी कहा जाता था। आप किबला समझ सकते हैं? किबला आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में देख के जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी प्रेयर्स बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाया गया इन आर्किटेक्चरल फीचर्स के थ्रू किसको? मुगल एम्परर को। ओके, फिर आप देखेंगे द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां in his newly constructed court in the new Red Fort at Delhi. Behind Emperor's throne were a series of Pitra Dua inlays that displays the legendary Greek god Orpheus playing the lute. अब देखिए जो एम्परर का थ्रोन था उसके पीछे था पीत्रद्यूरा। अब पीत्रद्यूरा होता क्या है दोस्तों? पीत्रद्यूरा होता है कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स। इसको बोलते हैं पीत्रद्यूरा। थोड़ा देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है। तो यहां देखें एक बैकग्राउंड में बहुत सारे पत्थरों को, कलरफुल पत्थरों को अंदर डाल के किस तरीके की डिजाइन बनाई गई। तो इस तरीके के डिजाइन को आप क्या बोलते हो? पीत्रद्यूरा बोलते हो। तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट था उसमें जब शाहजहां बैठता था उसकी थ्रोन के पीछे पीत्रद्यूरा था। ये रेड फोर्ट आज की डेट में, इसी रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ओके दोस्तों, फिर इस तरीके की जब चीजें बनाई गई ना दोस्तों, तो ये कहा गया कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a word
वेयर ऑल कुड लिव इन हार्मोनी। यानी शाहजहां का ऑडियंस हॉल कुछ ऐसा था कि उस हॉल को देख के जो किंग के सब्जेक्ट्स थे, जो जनता थी, उस जनता को ऐसा लगता था कि भाई ये किंग का जो न्याय होगा वो ऐसा होगा जिसमें अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। ऐसा बोला गया दोस्तों। जब अर्ली रेंज थे शाहजहां का, जब नया नया रूल था, उस रूल के समय पे क्या हुआ दोस्तों कि शाहजहां की जो कैपिटल सिटी थी वो थी आगरा। ओके, अब शाहजहां कैपिटल थी आगरा उसके अर्ली रेंज में, बाद में वो दिल्ली में भी जाएगा। आगरा में यमुना नदी के किनारे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था और जो नोबिलिटी थी आगरा में उसने बहुत सारे उन्होंने अपने घरों को यमुना नदी के किनारे बना रखा था। किस तरीके से बना रखा था वो अभी आपको दिखाता हूं। तो ये जो घर बने थे ना नोबिलिटी के दोस्तों, एक तो यमुना नदी के किनारे बने थे, कुछ लोग तो भाई फॉर्मल चाबहार बाग के फॉर्मेट में थे। देखिए चाबहार बाग के दो फॉर्मेट बनाए मैंने आपको। एक फॉर्मेट, फिर से मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक फॉर्मेट तो ये है जहां पे बीच में एक कंस्ट्रक्शन है, उसके चारों तरफ गार्डन है। ये आपको 9th वाला फिगर, जो 9A फिगर उसमें दिख रहा है। दूसरा फॉर्मेट सी वाला फॉर्मेट है, इसमें गार्डन्स चार ये रहे, यहां पे कंस्ट्रक्शन है और उसके बगल से नदी बह रही है। तो ये दो फॉर्मेट में यमुना के किनारे की कंस्ट्रक्शन आपको दोस्तों नजर आएगी। जो ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, उसका जो लेआउट था वो रिवर फ्रंट गार्डन का था। यहां देखिए बाग यहां पे भी बने, चाबहार बाग, यहां गार्डन, यहां गार्डन, यहां गार्डन, यहां गार्डन, यहां गार्डन, गार्डन, और उसके बीच से आपको पानी भी बहता हुआ नजर आ रहा है ऐसे। और उसके बाद कोने में बना है ताजमहल, और इस ताजमहल के पीछे जाके देखोगे तो यमुना नदी है। तो भाई गार्डन तो ऐसे बने और उन गार्डन के बीच से पानी भी बह रहा है, और ताजमहल यहां बना और यहां से नदी बह रही है। इसको बोलते हैं रिवर फ्रंट चाबहार कंस्ट्रक्शन। तो ये ताजमहल में इस्तेमाल हुई थी दोस्तों। और जो मौजोलियम था वो भैया दैट वाज ऑन द एज ऑफ द रिवर, और गार्डन साउथ में था। तो इसको आप रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन बोलते हो। शाहजहां ने ये कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ताजमहल आगरा में बनकर तैयार हो गया था 1643 में। यहां पे देखिए रिवर, ये फिगर 14 है, कितना जबरदस्त फिगर है। ये मैप है, रिवर दिखा रखी है यमुना नदी आगरा में, और देखिए कि इस यमुना नदी किनारे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया, गार्डन पैलेसेस किस तरीके से। यहां देखिए ताजमहल है, पीछे की तरफ यमुना नदी बह रही है। अब ये यमुना नदी के रास्ते में देखिए इधर भी गार्डन, इधर भी गार्डन, इधर भी गार्डन, इधर भी गार्डन, सब नोबिलिटी ने अपने घर इस यमुना नदी के किनारे बना लिए हैं। तो ये सिटी आप कह सकते हैं कि भैया कब का नक्शा है ये, जब आपके शाहजहां राज में थे। अब देखिए यहां पे ये आगरा का लेआउट है, इस लेआउट को कंपेयर करिए शाहजहानाबाद से। अब ये शाहजहानाबाद है दिल्ली में दोस्तों। ये रहा शाहजहानाबाद का नक्शा। के नक्शे में क्या आप कुछ चीजों को ढूंढ सकते हैं? ये 1850 का मैप है शाहजहानाबाद का। एम्परर के रेजिडेंस को ढूंढना है, सिटी बहुत क्राउडेड लग रही है। लार्ज गार्डन्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये बड़े बड़े गार्डन्स, ग्रीन ग्रीन जो है वो सब गार्डन्स को डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। मेन स्ट्रीट, तो यहां पे आपको मेन स्ट्रीट भी नजर आ रही है। क्या इसमें मॉस्क आपको कहीं नजर आ रहा है? तो ये देखिए मॉस्क है फ्रेंड्स, बीच में किबला नजर आ रहा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ। तो ये मॉस्क आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे दोस्तों कि यमुना रिवर फ्रंट पे यहां पे नोबिलिटी को घर बनाने की परमिशन नहीं दी गई। तो देखिए आगरा में यमुना नदी के किनारे पे ये जो नोबिलिटी है उन्होंने बना लिए थे अपने घर। लेकिन जब बात होगी शाहजहानाबाद की जो कि दिल्ली में है, वहां पे नदियों के किनारे पे नोबिलिटी को परमिशन नहीं दी गई। केवल एम्परर का जो रेजिडेंस बना वो बना भाई रिवर फ्रंट पे। तो रिवर फ्रंट वाली जो टेक्निक थी वो केवल एम्परर ने इस्तेमाल की शाहजहानाबाद में, लेकिन आगरा में रिवर फ्रंट में एम्परर के साथ साथ नोबिलिटी भी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या कहा गया है भाई, शाहजहानाबाद का जो आर्किटेक्चरल फॉर्म था दैट वाज अ मींस टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नॉबल्स हैड टू रिवर, यानी कि नॉबल्स के पास रिवर की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए शाहजहानाबाद में जो कि उसने दिल्ली में बनवाया, वहां पे केवल इंपीरियल पैसेज था रिवर फ्रंट पे। जितने भी बाकी नॉबल्स थे वो सब आपके अंदर सिटी में रहते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉबल्स थे। जैसे कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, वो रिवर फ्रंट पे रहता था। बाकी कोई रिवर फ्रंट पे रहने की उसको परिस्थिति को परमिशन नहीं दी गई थी। सबको कहा गया था कि भाई अपनी सिटी अंदर जाके बनाइए, ना कि नदी के किनारे। फिर हम और कुछ देखते हैं दोस्तों। यहां पे एक फिगर है, फिगर 16, इंटीरियर ऑफ द टेम्पल ऑफ गोविंद देव टेम्पल है, 1590 में वृंदावन में बना था। उसके अंदर का चीज दिखा रखी है दोस्तों।
यहां पे दो आर्चेस का इंटरसेक्शन दिखा रखा है। देखिए कैसे दो आर्चेस को यहां पे इंटरसेक्ट किया गया है। ये एक आर्च ऐसे जा रहा है भाई, और ये एक आर्च यहां से आ रहा है, और दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन को कितने प्यारे तरीके से यहां पे दिखाया गया दोस्तों। ये जो टेक्नोलॉजी है ना इंटरसेक्टिंग आर्चेस की, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की गई थी, ये टेक्नोलॉजी आई थी नॉर्थ ईस्ट ईरान खुरासन से, और इसको इस्तेमाल किया गया पहली बार फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, अब रीजनल एम्पायर की बात कर लेते हैं। भाई 8th और 18th सेंचुरी के बीच में तगड़े तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी। आइडियाज शेयर किए जाएंगे अलग अलग रीजन्स में, एक रीजन के आइडियाज दूसरे रीजन्स में आएंगे। तो जो विजयनगर के रूलर्स हैं वो भी बहुत चीजों को कॉपी करेंगे। तो वो देखेंगे कि भैया जो विजयनगर के रूलर्स के जो हाथियों के तबेले थे, वो हाथियों के तबेले का आर्किटेक्चर कैसा था। तो पास में जो बीजापुर की सल्तनत थी, गोलकोंडा की सल्तनत थी, तो जैसा बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत में जो हाथी के तबेले का डिजाइन था, उस डिजाइन को इन लोगों ने भी कॉपी किया। फिर वृंदावन में मथुरा के पास टेम्पल्स को इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो in Vrindavan near Mathura, temples were construction in architectural styles that were very similar to Mughal palaces of Fatehpur Sikri। तो फतेहपुर सीकरी में मुगल्स की बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस थी। आपको पता है अपने बच्चे के जन्म के समय पे अकबर फतेहपुर सीकरी में रहा था जाके। तो जिस तरीके की कंस्ट्रक्शंस आपको फतेहपुर में सीकरी में दिखेंगी, वैसे ही मथुरा के कुछ विले आपको टेम्पल्स में भी नजर आएंगी। फिर आप देखोगे कि ये जो बड़े बड़े राज एम्पायर है, खासकर मुगल है, वो बहुत बड़े एरिया में था। तो जब बहुत बड़े एरिया में एक राज का राज होगा, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे आर्टिस्टिक फॉर्म्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप देखोगे भाई खुरासन की टेक्निक को भी इस्तेमाल किया गया है, सेंट्रल एशियन टेक्निक को भी इस्तेमाल किया गया था सेंट्रलाइज्ड डोम और पिछताक को बनाने में। तो बहुत सारा एसिमिलेशन हो रहा है, और उस एसिमिलेशन को एक बहुत बड़े इलाके में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो मुगल रूलर्स थे, दे वर पर्टिकुलर स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। तो अलग अलग रीजन के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को बनाने में। तो भैया बंगाल के रूलर्स ने एक रूफ डेवलप की जो कि एक थैच्ड हट की तरह लगती थी। इसको बंगला डोम्स भी बोलते थे। ये कहां दिखेगी, तो फिगर्स 11 एंड 12 में दिखेगी। देखिए ये रही, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको थैच्ड रूफ नजर आ रहे हैं। तो ये एक लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आप देखो ये एक थैच्ड हट है। दो झाड़ों को बीच से जोड़ के ये पूरा का पूरा रूफ बनाया गया है। उसी तरीके से इस रूफ को यहां पे कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किया गया। फिगर 12 में देखिए 4 रूफ टेम्पल विद अ टावर, एक टावर भी है, 4 रूफ्स हैं इस तरीके की जिनको आपस में जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे इन हट्स को जोड़ा गया, हट्स के थैच्ड रूफ को जोड़ा गया, वैसे यहाँ पे भी इन छतों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी कराई आपके मुगल रूलर्स ने। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने बिल्डिंग्स बनवाई, उसमें मालवा और गुजरात के रीजन्स के आर्किटेक्चरल तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर आप देखोगे दोस्तों कि जब मुगल अथॉरिटी फाइनली 18th सेंचुरी में 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद जब मुगल अथॉरिटी कम होती जाएगी और जो इंडिपेंडेंट राज बढ़ते जाएंगे, उस समय पे भी देखेंगे कि तो जो ये इंडिपेंडेंट राज होंगे ना, वो भी इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल का प्रयोग करेंगे जो मुगल्स ने शुरू की थी। तो भले ही मुगलों का राज खत्म हो जाएगा, पर उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को तब भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे देखिए भाई, जो जोधाबाई पैलेस है आपका फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिला था, उसके डेकोरेटेड पिलर्स और स्ट्रट्स आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारा एसिमिलेशन गुजरात रीजन के आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का ही था। वो जगह है जहां कभी अकबर घूमा करते थे। बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो इंडिया की। फिर यहां देखिए चर्च दैट टच द स्काईज, यहाँ चर्चों के बारे में भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखिए 12 सेंचुरी ऑनवर्ड से फ्रांस में बहुत सारे चर्चेस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को बोला गया गॉथिक, जिसमें हाई पॉइंटेड आर्चेस थे ऊपर की तरफ, और इनमें जो दीवारें थी, जो ग्लासेस थे, उसमें बाइबल के सीन्स को पेंट किया गया। बड़े बड़े बेल टावर्स, स्पायर्स जो ऊपर की तरफ हुआ करते थे, वो दूर दूर से नजर आते थे। तो इस तरीके की चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था फ्रांस में। तो भाई इस तरह कंस्ट्रक्शन वन और द अदर फॉर्म में दुनिया भर में चल रहा था। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, नॉट्रे डैम पेरिस में मिलती है। कभी नॉट्रे डैम जाने का मौका मिले तो जाके जरूर देखिए। अब कोविड-19 में तो भगवान ही मालिक है टूरिज्म कब शुरू होगा। तो ये चीजें हमने देखी दोस्तों। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने में। तो जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में अपनी वीडियोस की रेट को और तेजी से बढ़ाने वाला हूं, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा मैं आपकी तैयारी में आपकी मदद करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।